आप सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान में विकास अम्बेडकर जय भीम अकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं। और सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब हमें इतना प्यार देके हमारे चैनल को इतना तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और देखिए, अब मैं अपने टॉपिक पर आ जाता हूं, क्योंकि मैं समय की बड़ी गरिमा समझता हूं। मैं समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो समय को समझता है, समय उसको समझता है। समय के साथ जो चलता है वो आदमी बहुत आगे चला जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि आज मैं आपके लिए ये दूसरा वीडियो मेरा हिंदी का रहेगा, जिसमें मैंने पहले वीडियो में आपको थोड़ा सा वर्णमाला का मैंने कराया था, और ये वर्णमाला का हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। तो मैंने वहाँ उसमें कहाँ तक करा दिया था, मैंने उसमें आपको थोड़ा सा वर्णमाला के बारे में पढ़ाया था। तो मैं उसी पर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। लगभग 5 मिनट मैं उसी पे बात करना चाहता हूँ कि जहाँ से मैंने कल थोड़ा सा पढ़ाया था, तो आगे मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था वर्णमाला। वर्णमाला में मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ण क्या होते हैं। तो थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे तो चीज़ें याद हो जाती है। तो वर्ण क्या होते हैं? वर्णों को हमने कहा कि ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं, और वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है ना। यही तो चीज़ें हमें देखो सीखना है। देखो, पढ़ते तो हम लगभग कई सालों से आ ही रहे हैं, कई सारे एग्ज़ाम भी हमने दिए हैं, आप लोग भी दे रहे होंगे। मुझे जाहिर सी बात है कि जब हमने दिए तो आप लोग भी दे ही रहे होंगे, लेकिन हमारा नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं। तो देखिए, उन कमियों को देखते हुए हमें उसी पैटर्न पर तैयारी करनी चाहिए। जो गलतियां हमसे हो गई है उन्हें नहीं दोहराना है, और ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है कि देखिए, हम एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होता है 10th स्टैंडर्ड पर, और हम वहाँ तैयारी करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक एटीट्यूड होता है। हमने तैयारी की है वहाँ ग्रेजुएशन लेवल पर, और ग्रेजुएशन लेवल पर और भी हायर करते चले गए। 10th स्टैंडर्ड का हम पढ़े ही नहीं। भाई एक बात बताइए, एग्जामिनर 10th स्टैंडर्ड का ही तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो कई बार हमारा ओवर एटीट्यूड है ना, हमको लेके डूब जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, ज़िंदगी में ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हमेशा एग्ज़ाम के पैटर्न पर पढ़ना चाहिए। तो अभी हम चीज़ों को ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। जो आपकी हिंदी है, ये बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और जब ये आप अच्छे से सीख जाते हैं, वैसे भी हमारी मातृभाषा है, ज़रूरी है कि हम इसको अच्छे से सीखें। और जब आप अच्छे से सीख जाते हैं, तो हमारे यहाँ से तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप अच्छे से ही सीखेंगे, और मेरे बाद आप लोग पढ़ाएंगे। तो मैंने जैसे वर्ण को बताया, लिखित ध्वनि को हम वर्ण कह रहे हैं, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहला रहा है। ठीक है ना। तो वही मैंने लिपि को बताया। ठीक है ना। लिपि क्या है? हमारी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। और लिपि किसको कह रहे हैं? देखिए, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, हमने उसको लिपि कहा है। ठीक है ना। तो आगे जैसे कि हम आगे बढ़े, तो हमने कि वर्णमाला को पढ़ने के लिए 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। तो स्वर हमने किनको कहा? जिन ध्वनियों को बोलने के लिए किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उनको हम स्वर कहते हैं। और जिनको बोलने के लिए अन्य की सहायता लेनी पड़े, उनको हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना। तो वही हमने किन किन को स्वर कहते हैं, किन किन को व्यंजन कहते हैं, ये हमने आपको बताया था। ठीक है ना। उसके बाद हमने ये बताया था आपको कि व्यंजन कितने होते हैं। देखिए, हमने बताया था व्यंजन आपके 11 व्यंजन होते हैं। ठीक है। वहीं व्यंजन बोल गया, स्वर आपके 11 होते हैं, वो व्यंजन आपके जो होते हैं वो 41 होते हैं। तो कुल मिलाकर क्या होता है, इन वर्णों की जो संख्या होती है वो 52 हो जाती है। यही चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे। तो आज चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब चीज़ों को थोड़ा अलग अलग करके हम पढ़ाते हैं आपको। अब थोड़ा डीप पढ़ाएंगे स्वर। तो देखिए, स्वर क्या होता है, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये स्वर क्या होता है? स्वर, देखिए, स्वर के 3 भेद होते हैं। ठीक है ना। चीज़ों को इत्मीनान से पढ़ना। एक ह्रस्व स्वर होता है। क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है। दिख रहा है? ज़्यादा ऊपर तो नहीं लिख दिया? हाँ, सही है। ह्रस्व स्वर होता है, और उसके बाद हमारा दीर्घ स्वर होता है। क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। उसके बाद हमारा प्लुत स्वर होता है। तो हमने क्या है, इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में हम पढ़ेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिसमें एक मात्रा होती है। देखिए, चीज़ों को पढ़ना बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा, समझिएगा, सुनिएगा। एक मात्रा होती है ना, तो जिसमें एक मात्रा होती है उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। बहुत लंबा चौड़ा नहीं पढ़ाऊंगा,
बहुत अच्छे से बहुत छोटा करके बहुत ज़्यादा देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक मात्रा होती है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा होती है। दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? जिसमें 2 मात्रा होती है। और प्लुत स्वर किसको कहते हैं? जिसमें 3 मात्रा या उससे अधिक होती है, जिसमें 1 से अधिक कहेंगे हम, 1 से अधिक मात्राएं होती है, अधिक मात्राएं होती हैं। अभी देखिए हम यहाँ बताते हैं आपको, जैसे कि अब हमने कहा कि ह्रस्व स्वर जिनमें 1 मात्रा होती है, तो अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि वो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। तो जिनमें 1 मात्रा होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब जब आपने देख लिया कि वो 4 होते होंगे तो जाहिर सी बात है अब वो आपको याद होना भी बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे कि आप ये ए हो गया आपका, ये आपका ई हो गया, ये आपका छोटा ऊ हो गया और ये आपका री हो गया, ठीक है ना। देखिए इनकी संख्या कितनी हुई? 4 हुई ना। आप देख लीजिए इत्मीनान से, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ये ह्रस्व स्वर होते हैं, ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री। ये क्या हुआ? ये ह्रस्व स्वर हुआ। अब हमने पढ़ाया आपको दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर देखेंगे। दीर्घ स्वर क्या होता है? इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 7 होती है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल दिख रहा है ना। तो इनकी संख्या 7 होती है। अब 7 होती है तो देखिए आ हो गया आपका, बड़ा ई हो गया आपका, बड़ा ऊ हो गया आपका, ठीक है ना। और ये ए हो गया आपका, बड़ा ए हो गया आपका, ये ओ हो गया और ये आपका औ हो गया, ठीक है ना। तो ये देखिए इनकी संख्या भी कितनी हो गई? 7 हो गई। गिन लीजिए आप, इनकी संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। और इनकी भी, इनकी संख्या 4 हो गई। तो यहाँ से मैंने आपको 2 चीज़ें पढ़ाई, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, कौन कौन से होते हैं ये मैंने बताया। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको बताया। अब आते हैं प्लुत स्वर पर। देखिए प्लुत स्वरों की संख्या कोई निर्धारित नहीं है, इनकी कोई संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। प्लुत स्वर जैसे कि ये बड़े संबोधन में प्रयोग होता है इनका, जैसे कि हे, श्याम, हे प्रभु। तो जैसे ये इस तरह के उसमें इसका प्रयोग होता है। ज़्यादा डीप आपको पढ़ना नहीं है, एसएससी जीडी आप पढ़ रहे हैं और एसएससी जीडी यूपी सिपाही और एसआई में इससे ज़्यादा डीप तो पूछेगा नहीं, टीजीटी तो आपको करना नहीं है। तो थोड़ा सा मैं चीज़ों को अब आगे बढ़ाता हूँ। तो मैंने क्या यहाँ आपको सिर्फ स्वर पढ़ाया, स्वर में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर पढ़ाया। अब देखिए इनका भी मैं विभाजन करने वाला हूँ, ठीक है ना। जैसे व्यंजनों का विभाजन होता है, अब मैं इनका भी विभाजन करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं जीव के आधार पर आपको स्वर पढ़ाऊंगा, जीव के आधार पर, ठीक है ना। जीवा के आधार पर स्वर, आधार पर स्वर, ये आप हेडिंग डाल लीजिए और अपना साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि देखिए मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि मैं तेज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत इत्मीनान से बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपको। तो अब यहाँ हमने जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जैसे किया, तो यहाँ मैंने इनको 3 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में? 3 विभागों में। तो पहला हम यहाँ अग्रस्वर, ठीक है ना, पूछ लेता है, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अग्रस्वर जो होता है, अग्रस्वर किसको कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ का अगला भाग काम करता है उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। मैं परिभाषा यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं बहुत इत्मीनान से बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं। मैंने कहा अग्रस्वर, अग्रस्वर किसको कहा जा रहा है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग कार्य करता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वरों की संख्या कितनी होती है? अग्रस्वरों की संख्या भी 4 ही होती है। कौन कौन से होते हैं अग्रस्वर? चलो हम आपको बता देते हैं। देखिए ई आपका, बड़ा ई आपका ए और बड़ा ए, ये देखिए आपके क्या हुआ? इनकी संख्या 4 होती है। ये क्या हुआ? ये अग्रस्वर होते हैं। हमने बताया आपको अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। नंबर 2 आपका मध्य स्वर आता है। मध्य स्वर, मध्य स्वर किसको कहते हैं?
मध्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 1 होती है। ध्यान में रखना, जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम मध्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों की बात चल रही है यहाँ पर, तो ऐसा बस एक ही स्वर होता है, वो होता है ए। ठीक है ना? तो ए होता है जिसको आप बोलते समय आपकी जीभ का जो बीच वाला हिस्सा यानी कि मध्य भाग होता है वो काम करता है। अब यहाँ देखिए, मैं आपको नंबर 3 पे आ जाता हूँ। ये होता है पश्च स्वर। तो पश्च स्वर का मतलब क्या होता है? पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में आपकी जीभ का पिछला भाग काम करता है वो पश्च स्वर होते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। ठीक है ना? इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब वो संख्या कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका बड़ा आ हो गया, आपका ऊ हो गया, आपका बड़ा ऊ हो गया, आपका ओ हो गया, आपका औ हो गया, और ये आपका आ। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या 6 हो गई। दिख रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल दिख रहे होंगे। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ 1 ही मिनट में। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया आज स्वरों को हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया। एक ह्रस्व स्वर जिसमें 1 मात्रा होती है, दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा होती है, और प्लुत स्वर जिसमें 1 से अधिक मात्रा आप कह सकते हैं। वहीं अब ह्रस्व स्वर को देखिए, मैंने स्वरों को यह पढ़ाया 3 भागों में विभाजित कर दिया। फिर मैंने स्वरों को जो है ना, क्या जीभ के आधार पर वर्गीकृत कर दिया। अब मैंने जीभ के आधार पर यहाँ मैंने ह्रस्व स्वर बताए आपको 4 होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं कितने 7 होते हैं। अब जीवा के आधार पर स्वर 3 भागों में विभाजित कर दिए। 3 भागों में अग्र स्वर, इनकी संख्या 4 होती है, आपके मध्य स्वर जिनकी संख्या 1 होती है, और आपके जो हैं पश्च स्वर जिनकी संख्या 6 होती है। मैं बहुत इत्मीनान से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, तो चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैंने आपको जीभ के आधार पर बताया है। तो अगला जो मैं पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। क्या कि मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण। तो अभी देखो चीज़ों को थोड़ा इत्मीनान से पढ़ते हैं। चलो, मैं ये लिखना ज़रूरी नहीं समझता क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरह, तो शायद आप मेरे पढ़ाने को लिख रहे होंगे। तो मैंने मुख के आधार पर जब इनका विभाजन किया, मैंने नहीं, ये तो विशेषज्ञों ने किया होगा, फिर मैं तो बस पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ इसको मुख के आधार पर मैंने 4 भागों में विभाजित कर दिया। मुख के आधार पर कितने आधार पर? 4 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है ना? तो अब सबसे पहले नंबर 1, यहाँ विव्रत स्वर किनको कहते हैं? विव्रत स्वर। विव्रत स्वर का मतलब क्या होता है? देखिए, विव्रत जिनमें मुंह पूरा खुलता है, जिनमें मुंह पूरा खुलता है। क्या? पूरा खुलता है। जिनमें मुंह पूरा खुलता है उनको क्या कहते हैं? उनको विव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको विव्रत स्वर कहते हैं। समझ रहे हैं ना भाई? जिनमें मुंह पूरा खुलता है उनको विव्रत स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या 1 ही होती है। ठीक है ना? आ हो गया। उसके बाद आप अर्धविव्रत पे आ जाइए। अर्धविव्रत पे आ जाइए। अर्धविव्रत का मतलब होता है जिन स्वरों में मुंह आधा खुलता है। जिन स्वरों में मुंह आधा खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अर्धविव्रत स्वर कहते हैं। अब देखिए ये कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या भी भाई 4 होती है। अब कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ए, आपका ए, बोर्ड हिल रहा है, आपका ओ, आपका ये देखिए 4 हुआ। मैंने आपको बताया, 1 मिनट मैं भी आता हूँ।
देखिए, अभी तक का मैंने इसमें जो पढ़ाया आज इसको यहीं छोड़ देते हैं। आगे का जो भी है मैं अगली वाली वीडियो में कंप्लीट कराता हूँ। कोई प्रॉब्लम हो जाने की वजह से अभी नहीं करा सकते हैं। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। और सपोर्ट करिएगा। कोई बात होती है, कोई सलाह सुझाव बिल्कुल कमेंट करिएगा।